मैं विनोद कोठारी, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। सॉइल इंजीनियरिंग सी 206 यूनिट 11 फाउंडेशन के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। फाउंडेशन ब्रॉडली दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, यानी उथली नींव और गहरी नींव। अकॉर्डिंग टू तरजागी, a foundation is shallow if its depth is equal to or less than its width. In case of deep foundations, the depth is greater than its width. क्या शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए टरजागी ने एक सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि यदि नींव की चौड़ाई के बराबर या उससे कम गहराई हो तो वह शैलो फाउंडेशन होगी, और जिसमें नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक है तो वह डीप फाउंडेशन कहलाती है। अब फाउंडेशन कई प्रकार की होती है, ये हम बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के विषय में भी हम पढ़े हैं, लेकिन एक बार वापस हम इसको मेमोरी को रिकॉल कर लेते हैं। हम अब फाउंडेशंस कई प्रकार की होती हैं, जैसे मैट और राफ्ट फाउंडेशन, स्ट्रैप फुटिंग, वॉल फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग और स्ट्रैप्ड फाउंडेशन। एक एक को मैं वन बाय वन में समझा रहा हूं। और मैट और राफ्ट फाउंडेशन किसको कहते हैं? मैट और राफ्ट फाउंडेशन उन जगहों पर प्रयुक्त होती है जहां पर कॉलम स्ट्रक्चर्स या हमारे जिसको कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर्स जहां बनाए जाते हैं, जहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, एवं जमीन की जो उसकी मृदा की जो धारण क्षमता है वह कम गहराई पर इतनी अधिक उपयुक्त नहीं हो, तो उन जगहों पर हम मैट और राफ्ट फाउंडेशन हम प्रयुक्त करते हैं। मैट और राफ्ट फाउंडेशन में हम जितना भी हमारा एरिया होता है जहां पर हमको कॉलम्स बनाने होते हैं, उस एरिया से अधिक एरिया, यानी अगर मान लो सपोज हम एक जमीन का एक टुकड़ा हम कंसिडर करते हैं और उस जमीन के टुकड़े पर हमको एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनानी है, तो उस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स के जो डिजाइन के अकॉर्डिंगली जितने कॉलम्स आए हैं उसके हिसाब से लंबाई और चौड़ाई और उससे भी अधिक लंबाई चौड़ाई लेते हुए हम उस पूरी जमीन को हम खोदते हैं। पूरी जमीन की इसमें से मिट्टी बाहर निकाली जाती है और इसकी डेप्थ तब तक हम उसमें उसकी डीप ले जाते हैं इसको कि जब तक हमको ये नहीं लग जाता है कि कंपैरेटिवली हार्ड स्ट्रेटा आ गया है नीचे, तो उस जगह तक हम इसको पूरी मिट्टी को उसको यहाँ निकाल दिया जाता है। और मिट्टी को निकालने के पश्चात इस फाउंडेशन के बॉटम पर जो गड्ढा को किया है हमने, उस गड्ढे के बॉटम पर हम आरसीसी की स्लैब, पूरी जिस तरीके से हम आरसीसी की स्लैब डालते हैं उस स्लैब की तरह हम इसको पूरा आरसीसी की स्लैब इस पे डाल दी जाती है। और जहां जहां पर कॉलम्स हमको बनाने होते हैं वहां वहां पर हम मार्किंग करके कॉलम्स का रिइंफोर्समेंट भी उसी के अकॉर्डिंगली हम इसमें लगा देते हैं, और उसके बाद इनकी कॉलम्स की फुटिंग लेते हुए हम इसको कॉलम्स को हम कास्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये मैट और राफ्ट फाउंडेशन होती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो ये लोड आ रहा है थ्रू दिस कॉलम्स, वह पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट होकर इस पूरी जो स्लैब हमने आरसीसी की डाली है उसके थ्रू उस मृदा पर ट्रांसफर होता है। तो इसमें इंटेंसिटी जो प्रेशर की होती है वो प्रेशर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस तरीके से यह हमारा बियरिंग कैपेसिटी जहां पर थोड़ी बहुत कम होती है वहां पर हम यह इस तरह की फाउंडेशन को काम में ले सकते हैं। अब यहां पर दूसरा तरह की फाउंडेशन होती है कंबाइंड फुटिंग, कि जैसे अगर मान लो सपोज हमको दो कॉलम पास पास आ रहे हैं एज पर डिजाइन, तो हम उस केस में यहां पर यह करते हैं कि हम दो कॉलम की एक साथ फुटिंग ले लेते हैं। अब ये ट्रेपिजोइडल भी हो सकती है और रेक्टेंगल भी हो सकती है। ट्रेपिजोइडल उस केस में लिया जाता है कि या तो कॉलम की साइज डिफरेंट हो या लोड आने वाला लोड डिफरेंट हो। जैसे इस कॉलम में यदि आने वाला लोड अधिक है और इस कॉलम में आने वाला लोड कम है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से ट्रेपिजोइडल फुटिंग ले लेंगे। और अगर मान लो दोनों कॉलम की साइज समान है और यहाँ पर दोनों ही प्रकार के कॉलम्स आने वाला लोड भी समान है, तो उस केस में हम रेक्टेंगल फुटिंग ले लेंगे, जिसको हम ये कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। अब कई बार यदि मान लो सपोज कॉलम के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो, तो इस तरह की फुटिंग में हमारा अननेसेसरीली मटेरियल लगता है, उससे कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रैप
प्रोवाइड कर देते हैं, एक बीम प्रोवाइड कर देते हैं केवल इन दोनों कॉलम्स को जोड़ने के लिए और इन दोनों की फुटिंग को जोड़ने के लिए। तो इस तरीके से यह वाली स्ट्रैप फुटिंग कहलाती है। और यदि कॉलम जैसे इस तरीके के कॉलम से दूर दूर है तो उस केस में इन कॉलम्स की हम अलग अलग इंडिविजुअल फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कॉलम की जो साइज होती है उससे उसकी फुटिंग की साइज अधिक होती है, क्योंकि जो लोड इंटेंसिटी है वो हम अधिक एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वह कम हो जाता है मृदा के ऊपर। तो इस तरह की फुटिंग होती है कि अगर मान लो सपोज हमने एक कॉलम लिया और उसके एक फुटिंग ले ली, एक सिंगल फुटिंग, तो यह इस तरह की सिंगल फुटिंग कहलाती है। अब इसमें यह है कि जैसे यहाँ पर यह कॉलम में हमने 3 स्टेप्स दिए हैं तो ये स्टेप्ड फुटिंग कहलाएगी। इस तरह की फुटिंग में यहाँ पर एक कॉलम के बाद थोड़ा सा हम इसका एक चौड़ा भाग लेकर फिर उसमें हम इसको टेपर कर देते हैं, तो उस हिसाब से भी ये को फुटिंग कर सकते हैं, या को डायरेक्ट कॉलम के बेस से ही हम इसको टेपरिंग कर दें। तो ये इस तरह की ये चारों तरह की फुटिंग जो होती है वो स्प्रेड फुटिंग कहलाती है। अब यदि सपोज मान लो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है जिसमें हम वॉल बनाते हैं, वॉल के कंस्ट्रक्शन के दौरान हमको पूरी वॉल की लंबाई में ही हमको फाउंडेशन लेनी होती है, तो यह वॉल फाउंडेशन कहलाती है। अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। जनरली हम यह स्टेप्ड फाउंडेशन काम में लेते हैं कि प्लिंथ लेवल के ऊपर हमारा वॉल की थिकनेस आती है और प्लिंथ लेवल के नीचे हम उसमें धीरे धीरे उसकी चौड़ाई बढ़ाते जाते हैं। या अगर फाउंडेशन से हम मैसनरी शुरू करते हैं तो पहले जितनी फाउंडेशन की विड्थ होती है उसमें कंक्रीटिंग करके पहला हम मैसनरी का खसका लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा दोनों तरफ खसके छोड़कर फिर हम थोड़ी मैसनरी की वॉल की विड्थ कम कर देते हैं, फिर ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल पर और उससे कम कर देते हैं, और प्लिंथ लेवल के बाद फिर हम वॉल की जो ओरिजिनल थिकनेस होती है 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर वह हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये स्टेप्ड फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। और तो ये एक डिफरेंट तरह की हो गई, ये सारी शैलो फाउंडेशन की कैटेगरी में आते हैं कि हम यहाँ पर जो शैलो फाउंडेशन है जो जनरली नींवों की गहराई उतनी अधिक नहीं ली जाती है, तो वहां पर ये इस तरह की फुटिंग्स काम में लेते हैं। अब इन फुटिंग्स की डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए इसमें रैंकाइन ने एक फॉर्मूला दिया है, D = Q अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, जहां पर Q है इंटेंसिटी ऑफ लोड यानी तीव्रता, लोड की तीव्रता कितनी है Q, गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, और फाई है एंगल ऑफ रिपोज जिसको हम विश्राम कोण कहते हैं। और यह इसकी सहायता से हम उसकी डेप्थ को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये तो एक बहुत ही थंब फॉर्मूला हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है सॉइल की, उसके आधार पर हमारी डेप्थ गवर्न होती है। अब इसके बाद इसका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी हमने लोड हमारा आया है थ्रू वॉल या थ्रू कॉलम्स, तो वह प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। तो द प्रेशर इंटेंसिटीज डिपेंड अपॉन द 3 तरह की उस पर डिपेंड करता है, फुटिंग के ऊपर, एक टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर और एक कंडीशन ऑफ सॉइल के ऊपर, और ये रिजिडिटी पर डिपेंड करता है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो कितना रिजिड है। अब फुटिंग हमने किस प्रकार की ली है उसके आधार पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर भी अगर मान लो हम टाइप ऑफ सॉइल के आधार पर हम इसको डिवाइड करना चाहें या क्लासिफाई करना चाहें, तो कोहेजनलेस सॉइल में जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस प्रकार से होता है, और कोहेसिव सॉइल के लिए इस तरह का होता है कि यहाँ पर कोहेजनलेस सॉइल में किनारों पर प्रेशर इंटेंसिटी कम होती है जबकि मध्य में अधिकतम होती है, और कोहेसिव सॉइल के अंदर इसका जस्ट उल्टा होता है कि किनारों पर इसमें मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी होती है और मध्य में सबसे कम होती है। लेकिन हम जब डिजाइन पर्पज से हम जब इसको करते हैं तो डिजाइन पर्पज से हम सिर्फ इसको ये मानते हैं कि प्रेशर इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म। तो यह एज्यूम करते हुए हम इसमें प्रेशर इंटेंसिटी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरा हमारा आता है वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, राउंड और रेक्टेंगुलर, विच इज संक फ्रॉम द सरफेस ऑफ आइदर लैंड और वाटर टू सम
डिजायर्ड डेप्थ। अब वेल फाउंडेशन जो होती है वो हमारी डीप फाउंडेशन की कैटेगरी में आती है, और वेल फाउंडेशन को जनरली हम कैशन कहते हैं। और कैशन क्या होता है कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉक्स की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। ये राउंड हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, आगे भी हम देखेंगे कुछ इसका क्लासिफिकेशन में। लेकिन इसको करते क्या है कि हम इसको संक करते, मीन्स उसको डुबोते हैं सरफेस से नीचे, या पानी के लेवल से नीचे। अब ये वेल फाउंडेशन, इसको ब्रॉड वे में हम ये कहें कि ये जो वेल फाउंडेशन या कैशन फाउंडेशन जो होती है, यह जनरली पानी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसमें उसकी फाउंडेशन बनाने के लिए इन्हें काम में लिया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यदि मान लो हमें एक पानी के नीचे हमको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग के लिए, या जनरली अगर मान लो सपोज एक नदी है, या कोई ऐसा नाला है जो बहुत गहरा है और उसमें कंटिन्यूस पानी बहता है, वो ऐसी नदी है जिसमें कंटिन्यूस पानी बहता है, तो उस केस में वहां पर यदि हमको ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज के जो पियर्स और एबटमेंट्स होते हैं, उन पियर्स और एबटमेंट्स के लिए हमने जो फाउंडेशन पढ़ी है शैलो फाउंडेशन, उस तरीके फाउंडेशन काम में नहीं ली जा सकती है, क्योंकि हैवी लोड आता है और पानी होता है। तो उस केस में उसमें डीप फाउंडेशन ली जाती है, और डीप फाउंडेशन के लिए यह एक तरह का ये वेल फाउंडेशन एक उपयुक्त फाउंडेशन कहलाती है। अब ये जो कैशन होते हैं वो जो 3 प्रकार से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं: बॉक्स कैशन, ओपन कैशन जिसको हम वेल्स कहते हैं, और न्यूमेटिक कैशंस। अब बॉक्स कैशन किसको कहते हैं? बॉक्स कैशन जो होते हैं वह अब शेप में राउंड हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, लेकिन इनका टॉप और बॉटम दोनों क्लोज होते हैं, आरसीसी और स्टील के बने हुए होते हैं, और इनको लैंड पर पहले बनाया जाता है, जमीन पर उसको पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग होने के पश्चात, जैसे सपोज अगर मान लो हमको एक जो पूरे साल भर बहने वाली बड़ी नदी है, उस बड़ी नदी में हमको ब्रिज के लिए हमको जो पियर हम ले रहे हैं, उन पियर्स के लिए और एबटमेंट्स के लिए हमको फाउंडेशन बनानी है, तो हम पहले कैशन को जो है बॉक्स कैशन, उसको बाहर हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसका कास्टिंग करेंगे, अगर आरसीसी का है तो कास्टिंग करेंगे, और उसके बाद उसको हम किसी भी तरीके से उसको उस स्थान तक ले जाएंगे जहां तक पर हमको पियर बनाना है, और फिर उसके बाद हम उसको वहां पर पानी के ऊपर छोड़ देंगे। वो अपने भार के कारण से धीरे धीरे नीचे पानी के अंदर जाता चला जाएगा, और उसके ऊपर वजन रखते चले जाएंगे, और वजन रखते हुए वो पानी के अंदर नीचे चलता जाएगा, और जमीन क्योंकि इतना हैवी वेट होता है कि वह जमीन में भी वह धंसता चला जाता है। लेकिन यह हम जहां पर स्ट्रेटा बियरिंग स्ट्रेटा कमजोर होता है, उन जगहों पर ही और शैलो डेप्थ पर ही इसको काम में लिया जा सकता है, और बहुत अधिक हैवी लोड नहीं आना हो तो वहां पर हम इस तरह की फाउंडेशन को काम में ले सकते हैं, बॉक्स कैशन को काम में ले सकते हैं। ओपन कैशन जैसा वेल्स जिसको कहते हैं, इसमें ओपन बोथ एट द टॉप एंड बॉटम। जिस तरीके से बॉक्स कैशन में दोनों ही ऊपर का सिरा और निचला सिरा बंद होता है, वेल में ऊपर का सिरा और निचला सिरा दोनों ही खुले हुए होते हैं, और यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड ब्रिज फाउंडेशंस। यदि जमीन के बाद पानी में हमको कोई बिल्डिंग बनानी है या ब्रिज बनाना है, ब्रिज के जो पियर्स और एबटमेंट्स के फाउंडेशन लेनी है, तो उन जगहों पर इसको हम काम में लेते हैं। और दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डी फाउंडेशन फॉर ब्रिजेस इन इंडिया, कि यह सबसे अधिक काम में ली जाने वाली वेल फाउंडेशन है जो कि हम ब्रिजेस के लिए हम लेते हैं काम में। तो इसमें भी यही किया जाता है कि पहले इसमें अगर आरसीसी का और जो भी है उसको हम पहले उसका शेप के अनुसार थोड़ा सा उसका कास्टिंग करके निर्धारित स्थान पर ले जाकर उसको छोड़ देते हैं, फिर उसके ऊपर हम वेट डालते हैं, और वेट डालने से वो धीरे धीरे धंसता चला जाता है, और उसके ऊपर इस तरीके से फिर वापस उसके ऊपर, जैसे सपोज अगर आरसीसी का राउंड सर्कुलर वेल है तो सर्कुलर वेल की इस तरह की रिंग्स बनाई जाती है, आरसीसी की कास्टिंग की जाती है बाहर, और फिर उसके बाद एक जो अगर वो धंसना शुरू होता है तो उसके ऊपर दूसरी रिंग रखकर और उसको वापस फिर लोड के साथ दिया जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो जमीन में पानी में धंसता चला जाता है, और
और उसमें ये है कि पानी भी, चूंकि पानी है तो उसको हम पानी को रोक के नीचे हम उसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें कंटिन्यूस यहाँ पर पानी बहुत अधिक गहराई पर है और गहराई तक है, और नींव भी बहुत गहराई तक ले जानी है। तो इस तरीके ओपन वेल्स कैशंस हम काम में लेकर वहां पर फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूमेटिक कैशंस में क्या होता है कि न्यूमेटिक कैशन, जैसे इसका नाम सही है कि इसको कहते हैं वायवीय। वायवीय मीन्स यहाँ पर उसमें एयर प्रेशर इसमें हम काम में लेते हैं। इसका ये है कि इट्स लोअर एंड डिजाइंड एज ए वर्किंग चैम्बर इन विच कंप्रेस्ड एयर इज फोर्स्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर एंड दस परमिट एक्सकेवेशन इन ड्राई। कि इसमें इस तरह का एक पहले कैसिंग दी जाती है, और कैसिंग में इस तरीके से उसका चैम्बर बनाया जाता है कि उसमें कंप्रेस्ड एयर से हम एयर को छोड़ते हैं, जिससे पानी उसके अंदर चैम्बर के अंदर नहीं आता है, और मजदूर उसमें चैम्बर में अंदर उतरकर उसमें नीचे का खुदाई करते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे एडवांसिंग चलती जाती है, नीचे उतरते जाते हैं। और उसमें बस प्रेशर इतना होना चाहिए कि जितना पानी का प्रेशर है उससे अधिक प्रेशर, एयर प्रेशर होना चाहिए, जिसके कारण से कि पानी अंदर एंटर ना कर सके। अब शेप ऑफ वेल्स, सिंगल सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्विन सर्कुलर, डम वेल और डबल डी, इस प्रकार के ये शेप्स होती हैं वेल्स की। और जैसा पियर की डिजाइन होती है उसके हिसाब से भी इसको वेल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और लेकिन इस तरीके से यह वेल फाउंडेशंस बनाई जाती है। और यह हमारा डीप फाउंडेशन और शैलो फाउंडेशन के बारे में आज हमने स्टडी किया है। कल हम पाइल फाउंडेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।